च 12 वेड वाडहीज नॉक जोक। जोधपुर, राजस्थान। हवेली में अपने कमरे में बैठी फलक सीरियल्स देख रही थी और साथ ही सोफे पर बैठी लक्ष्मी जी के पैरों में मालिश कर रही थी। तभी सीरियल में एक सीन आता है जहां एक लड़की शॉर्ट्स में होती है और मैन लीड से कुछ तेज आवाज में बातें कर रही होती है। लक्ष्मी जी ये सब देख मुंह बनाते हुए बोली, ये आजकल टीवी पर भी ऐसी बेहुदा चीजें दिखा दिखाकर हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ तो एक लड़की होकर ऐसे निक्कर में घूम रही है और तो और मर्द से जुबान भी लड़ा रही है। क्या यही संस्कार होते हैं? संस्कार की मिसाल तो हमारा घर है। यहाँ की औरतें हमेशा घूंघट में रहती है। किसी मर्द से जुबान लड़ाना तो दूर, उन्हें नजर उठाकर देखती भी नहीं। ये होते हैं संस्कार। लक्ष्मी जी थोड़ा पानी पी दोबारा बोलती है, ये संस्कार भी लड़कियों की जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, वरना ये समाज उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता। लक्ष्मी जी फलक को देख बोली, हम तो कहते हैं लड़कियों को घर से ज्यादा निकलना ही नहीं चाहिए, कब किसी बुरे की नजर पड़ जाए। और फिर राम राम, हमारा तो दिल कांप जाता है ये सब सोच सोच कर। बोलते हुए उनकी नजर फलक पर जाती है जो कहीं गुम लग रही थी। लक्ष्मी जी फलक के सर पर चपत लगा बोली, तू कहाँ गुम है बिटिया? फलक होश में आ लक्ष्मी जी को देख बोली, कुछ नहीं माँ, मैं क्या ही सोचूंगी। फिर मन में बोली, क्योंकि आपके हिसाब से सोचने का हक भी नहीं होता ना हम लड़कियों को। लक्ष्मी जी अपनी साड़ी ठीक कर उठते हुए बोली, चल अब काफी मालिश हो गई, जा जा के अपनी भाभी की मदद कर दोपहर का खाना बनाने में। बोल वो कमरे से बाहर चली गई। कमरे के बाहर खड़ी दो मेड भी उनके पीछे पीछे ही चली गई। वही फलक अभी भी जमीन पर बैठी कुछ सोच रही थी। फलक कुछ सोच बोली, ये समाज क्या है वो तो किसी को पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये समाज एक डरावनी सोच है, एक ऐसा भंवर जो अच्छे अच्छों को खुद की सोच में डुबा देता है। फलक अपने ख्यालों में गुम फिर से बोली, पता नहीं वेद भाई की वाइफ का क्या होगा इस हवेली में। अगर वो माँ सा की उम्मीदों पर खरी ना उतरी तो फिर ना जाने उन्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। बोल वो तेल की शीशी साइड कर हाथ धोने चली गई। अब आप लोग ही सोचो क्या क्या और किसे किसे झेलना पड़ेगा जब लक्ष्मी जी और वैदेही आमने सामने आएंगे। इंदौर एयरपोर्ट। सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे सिवाय वेद और वैदेही के। आरोही जी अनिरुद्ध जी की ओर देख बोली, हुकुम सा काफी गुस्से में लग रहे थे, पता नहीं वो वैदेही के साथ क्या करेंगे। अनिरुद्ध जी कुछ बोलते उससे पहले ही तमन्ना झल्लाते हुए बोल पड़ी, आंटी जब से आप यहाँ आई है तब से ये 25वीं बार आप ये सवाल कर रही है। अगर आपको सच में इतनी ही चिंता थी तो क्यों छोड़ दिया अकेले उसे? ऊपर से मुझे भी जबरदस्ती खींच कर ले आई। अब तो ये नौटंकी बंद कर दे कि आपको बड़ी फिक्र है वैदेही की। तमन्ना की बात पर आरोही जी गुस्से से तिलमिला जाती है, पर इस बार वो भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वेद की कार जस्ट उनके सामने आकर रुकती है। कार से वेद अपने ब्लेजर को झटकारते हुए निकला। अनिरुद्ध जी वेद को देख बोले, हुकुम सा। वेद, वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वेद कार की तरफ इशारा कर देता है। सभी कार की तरफ देखते हैं जहां वैदेही खड़ी थी। स्लीवलेस कुर्ती विथ पैंट, आगे की कुछ लंटे छोड़ बालों की चोटी। वैदेही इस लुक में बहुत ही कमाल लग रही थी। तमन्ना को तो एक पल को एहसास नहीं हुआ कि ये सच में वैदेही ही है। तमन्ना के फेस पर स्माइल आ गई, पर वैदेही काफी चिड़ी हुई थी। वेद आंखों पर सनग्लासेस लगा बोला, जेट रेडी है, आप लोगों का हो गया तो चले। बोल वो आगे बढ़ गया। आरोही जी वैदेही के पास आ उसकी नजर उतारते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को, कितनी खूबसूरत लग रही है आज तू।
वैदेही बिना आरोही जी को देखे बोली, मेरी खूबसूरत दुनिया को तो आप लोगों की नजर लग ही गई। देखिए शायद कोई जादू आपकी बेटी को बुरी नजरों से बचा ले, बोल वो तमन्ना के साथ आगे बढ़ गई। वैदेही की बातें सुन आरोही जी का मन दुखी हो गया। अनिरुद्ध जी आरोही जी को देख बोले, यूं दिल छोटा ना करे, थोड़ा वक्त लगेगा उसे पर हमारी बात एक दिन वो जरूर समझेगी, और तब उसे हमारे फैसले पर नाज होगा। आरोही जी बस सर हाँ में हिला देती है और फिर दोनों भी सबके साथ चले जाते हैं। वैदेही अंदर जाते ही सामने वाले कमरे में घुस जाती है। एक होस्ट उसे कुछ बोलने वाली होती है पर उससे पहले ही वैदेही उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वैदेही के पीछे आ रहे वेद के एक्सप्रेशन ये देख सर्द हो जाते हैं, क्योंकि वेद को अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं थी और वो भी बिना उसकी परमिशन के। वेद को आता देख वो यह होस्टेस सर झुका साइड हो जाती है। वेद अपनी पॉकेट से चाबी निकाल दरवाजा खोल अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर वेद की नजर बेड पर जाती है जहां वैदेही पेट के बल लेटी हुई थी। वेद जाकर बेड के किनारे पर खड़ा हो जाता है और वैदेही को अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। वैदेही काफी देर तक यूं ही लेटी रहती है पर जब कुछ समय बाद उसे किसी की नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है तो वो सर उठा पीछे की ओर देखती है। अचानक वेद को कमरे में मौजूद पा वैदेही चीख देती है पर वेद अभी भी उसे सर्द नजरों से ही देख रहा था। वैदेही उठकर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांस लेने लगी क्योंकि वेद को देख वो सच में डर गई थी। कुछ समय बाद जब वैदेही रिलैक्स हुई तो अपने घुटनों पर खड़े हो कमर पर हाथ रख वेद को घूरते हुए वैदेही बोली, मैं तुम्हें दानव बोलती हूँ। इसका ये मतलब थोड़े ना है कि तुम सच में दानवों वाली हरकत करने लगो। ऐसे बंद कमरे में भूत की तरह तुम प्रकट हुए तो कैसे हुए? विदाउट माई परमिशन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वैदेही के सवालों को इग्नोर कर वेद सीरियस हो बोला। वेद की बातें सुन वैदेही तो कुछ पल वेद को देखती ही रह गई, फिर घुटनों के बल चलते हुए वो वेद के पास जाकर मजाकिया लहजे में बोली, ओहो हो, ये बातें बोल भी कौन रहा है, जो खुद सुबह सुबह मेरे कमरे में मुझे ही जबरदस्ती खींच कर ले गया। मेरे परमिशन के बिना मेरे सारे प्यारे प्यारे कपड़े जला दिए। मुझे ये ट्रेडिशनल पहनने को फोर्स किया। उसे अब इस बात से गुस्सा आ रहा है कि कोई उसके कमरे में क्यों घुस आया हूँ। वेद एक कदम वैदेही की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में देख बोला, तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? आई एम रियली वेरी सीरियस। वैदेही भी वेद की आंखों में देख बोली, तो तुम्हें मैं सर्कस का जोकर दिखाई दे रही हूँ जो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए फालतू के जोक्स मार रही हो? वैदेही की बात सुन वेद वैदेही को सर्द नजरों से घूरने लगा। वैदेही अपना एक हाथ कमर से हटा अपने सर पर रख बोली, तुम्हारा ना सच में कुछ नहीं हो सकता। पहले तुम मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए मरे जा रहे थे, अब मैं जब बीवी बन रही हूँ, मजबूरी में ही सही बन तो रही हूँ, तो अब तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आ गई? वेद अभी भी कुछ नहीं बोला। वैदेही फिर बोली, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी तो तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी ना, पड़ोसी के यहाँ थोड़े ना रहूंगी। वेद अपना सर हिला बोला, छोटी सी बात को खींचकर एक बड़ी सी बहस में बदलने का कितना बड़ा टैलेंट है तुम्हारे पास। हाँ वो तो है, वैदेही खुशी से बोल पड़ी, पर जब उसे एहसास हुआ कि वेद ने क्या कहा तो वो घूर कर वेद को देखती है। वेद वैदेही को कमर से लिफ्ट कर नीचे उतार खुद बेड पर पसरते हुए बोला, फिलहाल हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम अपने लिए कोई दूसरा कमरा ढूंढो, बोल वेद अपनी आंखें बंद कर लेता है।
वैदेही एक नजर वेद को देख अगले पल बेड पर जंप कर पसर जाती है। शुक्र था वेद पहले ही साइड हो गया था, वरना वैदेही ने तो उसके हाथ पैर तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया था। वेद वैदेही को घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत है? वैदेही खुद को कंबल से ढक बोली, मुझे नींद आ रही है और वैसे भी तुम्हारा अपना जेट है, कहीं भी जाकर सो जाओ, पर मुझे परेशान मत करो। वेद वैदेही से कंबल छिन बोला, ये मेरा कमरा है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम। वैदेही वेद से वापस कंबल छिन बोली, नाइस जोक दानव ठाकुर, पर मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। बोल वैदेही खुद को कंबल से पूरी तरह कवर कर लेती है। वेद छिदकर वैदेही को देखता है, जो अब पूरी कंबल में डूब चुकी थी। मुझे घूरने का कोई फायदा नहीं है। सुबह तुम मेरी जिंदगी खराब कर रहे थे और अब मैं तुम्हारा सुख चैन छीनूंगी। बोल वैदेही हंस देती है। किस किस को वेद वैदेही की ऐसी नोक जोक पसंद है, बीटाओ जरा। प्लीज बीटीए डू वेद ठाकुर। अभी शायद थोड़ा स्वीट लग रहा हो, पर कुछ दिनों बाद वेद का असली चेहरा सामने आएगा। So be ready readers. Thanks for your support everyone. Thanks.